जेंडर, रिलीजन, कास्ट। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले जेंडर, रिलीजन, कास्ट बेसिकली होता क्या है। जेंडर जेंडर एंड पॉलिटिक्स क्या होता है। जेंडर जो होता है, ये जेंडर जो है हमारी सोसाइटी ने ही बनाया गया है, ये कोई नेचुरल बना नहीं है। जेंडर वॉज मेड बाय द आउट सोसाइटी। जेंडर जो होता है, जेंडर और रिलीजन का जो मेन डेफिनीशन है वो जेंडर डिवीजन टेंड टू बी अंडरस्टूड एज नेचुरल एंड अनचेंजेबल। मतलब कि ये जो है नेचुरल होता है एंड अनचेंजेबल होता है। लोगों ने जेंडर को डिवाइड किया है दो बेसिस पे, एक पब्लिक और एक प्राइवेट डिवीज़न। तो पब्लिक डिवीज़न क्या होता है, पब्लिक डिवीज़न जैसे कि पब्लिक डिवीज़न में मेन आते हैं और प्राइवेट में वुमेन। जैसे मेंस को पब्लिक डिवीज़न दे दिया, मेंस हमारे जॉब्स कर सकते हैं। अगर हम लोग देखें तो ज़्यादातर मेंस ही जॉब करते हैं, किसी भी फील्ड में देखेंगे तो हमें मेंस ही ज़्यादा दिखेंगे। हालांकि ऑन दिस टाइम, प्रेजेंट टाइम, द also women are participating in the jobs in the private division। वुमेंस को किया गया, वुमेंस केवल हाउस होल्ड्स के लिए बनी है, बच्चों के देखने के लिए। फॉर दिस रीजन द प्राइवेट डिवीजन दे आर इंक्लूडेड। और ये जो होता है, तो ये था हमारा जेंडर एंड रिलीजन, कास्ट। जो सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर होता है तो हमारे सोसाइटी के बिहाफ पे होता है दो तरीके से। सेक्सुअल डिवीजन ऑफ पावर मेन में होगा और वुमेन में होगा। हम यहाँ हम लोग देखेंगे मेंस को ज़्यादा राइट्स दिए जाती है एज कम्पेयर टू द वुमेन। वुमेन डू ऑल द वर्क्स इनसाइड द होम सच एज कुकिंग, क्लीनिंग। आपको पता है वुमेन्स घर के सारे काम करती हैं, क्लीनिंग, कुकिंग, every work of the house women are do, and the women work is not valued and does not recognition। और women men से ज़्यादा काम करती हैं और men के कंपेयर में मेहनत वाला काम करते हैं, लेकिन उनके वर्क को वैल्यूएबल नहीं कंसिडर्ड किया जाता है, ना उनके वर्क को कोई रिकग्नाइजेशन मिलते हैं। men do all the work outside of the home। अगर वही काम मेन जो होते औरतें घर में काम करती हैं, मेंस जो होते हैं आउटसाइड ऑफ द वर्क होम करते हैं। जैसे मेंस अगर कुकिंग और क्लीनिंग आउटसाइड ऑफ द होम करेंगे तो उसके लिए उन्हें पेड किया जाता है, ना कि वुमेन को उसके लिए पेड दी जाती है। आई मीन कोई भी किसी भी तरह का उनको पैसा नहीं दिया जाता। अगर मेन वही करेंगे तो उनको वो पैसे लेके करते हैं। मेन आर रेडी टू टेक अप द वुमेन वर्क्स ओनली व्हेन देयर जॉब्स आर पेड। मतलब कि वो वुमेन्स के वर्क तभी करेंगे जब उनको पैसे मिलेंगे। और अगर हम लोग डेटा की बात करें तो डेटा में कंसिडर किया गया है कि वुमेन मेन से 1 घंटे ज़्यादा वर्क करती हैं। तो चलिए ये देखते हैं। वुमेन contributes half of the humanity, their roles in the public life and the minimal most of the societies। वुमेन भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंस जितनी मेंस है उतनी वुमेन से उतनी ह्यूमैनिटी को कंट्रीब्यूट करती हैं। तो उसी के बेसिस पे हम लोग देखेंगे जेंडर इशूज़ वर रेज्ड इन पॉलिटिक्स। मतलब कि जेंडर इशूज़ मतलब कि पॉलिटिक्स पे जेंडर इशूज़ रेज किए गए थ्रू द वुमेन, बिकॉज वुमेन और मेन इक्वल हैं इंडिया में। बीच में पहले सेक्स रेशियो थोड़ा डिस्टर्ब हुआ था, लेकिन ऑलमोस्ट इक्वल ही है, तो उन्हें इक्वल राइट्स क्यों नहीं दी जाती। तो इसके बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जेंडर ने इशू रेज किया पॉलिटिक्स में वुमेन की इक्वलिटी के लिए। वुमेन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड agitated for the equal rights demanded to the enhancing the political and legal status of the women। मतलब कि वुमेन डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट पार्ट्स इंडिया के ही डिफरेंट पार्ट में नहीं बल्कि वो वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट में अपनी इक्वल राइट को डिमांड करती हैं और वो अपना लीगल स्टेटस मांगती है, इक्वालिटी मांगती है, राइट्स मांगती है। ना कि इंडिया में दिस वाज टोटली स्प्रेड ऑन द अकॉर्डिंग टू द अराउंड द वर्ल्ड। जैसे कि अगर हम लोग देखेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन में नहीं, फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी वुमेन को राइट नहीं दी जाती थी, एक्टिव सिटीजन में रखा जाता था।
बैकवर्ड क्लासेस में, और या नेशनलिज्म इन यूरोप में भी देखेंगे, कैथोलिक चर्च वाला वुमेन को राइट नहीं दी जाती थी। तो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, वुमेन्स मूवमेंट आर कॉल टू द फेमिनिस्ट। और वुमेन्स के मूवमेंट को हम लोग फेमिनिस्ट मूवमेंट कहते हैं। फेमिनिस्ट मूवमेंट मतलब कि विच वाज दैट मूवमेंट वर्क टू प्रोवाइड द इक्वालिटी राइट्स टू द वुमेन एंड अपॉर्चुनिटीज़। हम लोग देखेंगे पैट्रियार्की मतलब होता है पितृसत्ता, मतलब कि वुमेन्स को राइट क्यों नहीं दी जाती थी, क्योंकि मेल डोमिनेंस का था रास्ता। मतलब कि ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो पूरा एक सिस्टम को रेफ़र करता है जहाँ पे ज़्यादातर वैल्यू हमारे मेंस को दी जाती है, ना कि वुमेन्स को। और ये जो फेमिनिस्ट होता है, वुमेन और वुमेन हु बिलीव्स टू द इक्वल राइट, एक वुमेन और मैन हो जो इक्वल राइट और अपॉर्चुनिटी को बिलीव करते हो वुमेन के लिए, उसको हम लोग फेमिनिस्ट मूवमेंट कहते हैं। आपको आई होप इतना समझ में आओगे। और इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर का माइंड मैप भी देने वाली हूँ। तो देखते हैं, पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द जेंडर डिवीजन, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन हेल्प टू इम्प्रूव द वुमेन पब्लिक लाइफ। मतलब कि जो पॉलिटिकल एक्सप्रेशन है जेंडर डिवीज़न के लिए, उसको मोबिलेशन इकट्ठा करते हैं जो हमारे वुमेन के पब्लिक लाइफ को इम्प्रूव करते हैं। तो देखिए, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द वुमेन, जो सारे वुमेन के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहे थे वुमेन्स के, उसको देखते हैं। वुमेन फेस डिसएडवांटेज, डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन इन द वेरियस वे। और वुमेन्स ज़्यादातर डिसएडवांटेज को फेस की हैं, डिस्क्रिमिनेशन को फेस की हैं, एंड मेंस आर ऑल्सो हैरेस टू द वुमेन, वो वुमेन्स को मारते थे, घर का काम करवाते थे, मतलब वो बहुत ज़्यादा परेशान करते थे। तो देखिए ऐसा क्यों है, वुमेन्स को राइट्स कम दिए जाते हैं एज कम्पेयर टू द मेन, क्यों? तो देखते हैं, द वन ऑफ द मेन रीज़न बिहाइंड द वुमेन आर नॉट एबल टू अर्न विच वॉज लिटरेसी रेट। तो लिटरेसी रेट हमारे इंडिया में वुमेन का 65.46% है, और मेल का देखेंगे तो 82.14% है, जो कि इसके कंपेयर में वुमेन का बहुत ही ज़्यादा कम है मेन के कंपेयर में। और जो गर्ल्स स्टूडेंट होते हैं वो हायर स्टडीज़ के लिए बहुत कम जाते हैं, जैसे कि ज़्यादातर लड़कियां हायर स्टडीज़ के लिए नहीं भेजी जाती, क्योंकि उनके पेरेंट्स जो होते हैं वो उनके अपने रिसोर्सेज को गर्ल्स के अपने रिसोर्सेज को बॉय के एजुकेशन में ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ना कि गर्ल्स के एजुकेशन में। वो सोचते हैं जैसे कि लड़कियों को हायर स्टडीज़ के लिए ना भेजकर वो उनके शादी के लिए पैसा जमा करते हैं, जो पेरेंट्स थोड़े गरीब होते हैं, वो वुमेन्स लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहते हैं, उनके शादी के लिए पैसा जमा करते हैं। जॉब्स होता है, प्रपोर्शन ऑफ द वुमेन अमंग द हाईली पेड एंड द वैल्यूड जॉब स्टिल, वुमेन्स का जो वर्किंग है वो वैल्यूएबल वर्क है वो बहुत ही कम है, और जो जॉब्स हैं वो ज़्यादातर मेंस के लिए हैं। एन एवरेज इंडियन वुमेन वर्क 1 आवर मोर देन, अगर हम लोग एक एवरेज डाटा लें तो फिर इंडियन वुमेन मेन से 1 घंटा ज़्यादा वर्क करती हैं। तो देखते हैं हम लोग रिम्यूनरेशन एक्ट क्या होता है। ये रिम्यूनरेशन एक्ट और ये फीमेल एबॉर्शन, यहाँ पे ज़्यादातर पेरेंट्स क्या होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसीज स्टार्ट, मतलब कि चेक कराते हैं, मीन्स चेक कराते हैं, अगर वो गर्ल निकली तो वो उसको अबॉर्ट कर देते हैं, बर्थ होने से पहले उसको मार देते हैं। और अगर इसलिए क्या होता है, इस पे एक लीगल एक्शन लिया गया होता फीमेल एबॉर्शन में। और ये देखते हैं रेम्यूनरेशन एक्ट क्या होता है। ये रेम्यूनरेशन एक्ट जो होता है वो इक्वल वेजेस इक्वल राइट्स प्रोवाइड करता है वुमेन्स को। और ये एक्ट कब चलाया गया था, 1976। ये इंपॉर्टेंट अपडेट याद कर लीजिएगा। वुमेन को कम पैसे दिए जाते हैं एज़ कम्पेयर टू द मेन, बल्कि दोनों लोग सेम वर्क करेंगे। अगर फीमेल एबॉर्शन
सम पेरेंट प्रेफर टू हैव सन, मतलब कि कुछ पेरेंट जो होते हैं वो सन्स ही प्रेफर करते हैं, और अगर उनके पास उनके यहाँ लड़की होती है तो उसको वो लोग होने से पहले ही अबॉर्ट कर देते हैं। सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन लेड टू द डिक्लाइन ऑफ द गर्ल्स का अबॉर्ट कर देते हैं, जिसके लिए हमारी जो सेक्स रेशियो उसमें डिसबैलेंस आ गया है, क्योंकि जब गर्ल्स बर्थ ही नहीं लेंगे तो शॉर्टेज, मतलब कि जो हमारा एक बैलेंस रेशियो वो कम हो जाएगा। तो ये कम हो गया था चाइल्ड सेक्स रेशियो नंबर ऑफ गर्ल पर 1000 बॉयज़ पे। देखते हैं, और जैसे कि देखेंगे हम लोग ये डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द वुमेन अर्बन एरियाज़ में क्या होता था। आई बिकम वुमेन अनसेफ होती थी, दे आर नॉट सेफ विद इन देयर होम, वो अपने घर में खुद सेफ नहीं होती थी, उनको हैरेसमेंट किया जाता था। अदर फॉर्म्स ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस, उनके हस्बैंड्स जो थे घर वाले उन्हें पीटते थे, और डोमेस्टिक वायलेंस मतलब कि उनके दहेज से रिलेटेड इशूज़, अगर ना दहेज कम हो तो उनको मारते थे, इन दिस टाइप ऑफ करते थे। अब वुमेंस का हम लोग पॉलिटिकल में रिप्रेजेंटेशन देखेंगे इन इंडिया। द प्रपोर्शन ऑफ द वुमेन इन लेजिस्लेटिव हैव बीन वेरी, जो लेजिस्लेटिव में वुमेन का प्रपोर्शन है वो बहुत ही कम है, और जो गवर्नमेंट है कैबिनेट लार्जली ऑल मेल डोमिनेंट वुमेन, मतलब कि जो गवर्नमेंट में लार्जली जो है मेल डोमिनेंट ही, मतलब कि मेल डोमिनेंट नहीं, मेल MLAs MPs प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर ज़्यादातर मेल ही हैं। अगर वुमेन बन भी जाती हैं चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर तो वुमेन के साथ भी मेल ही ज़्यादा रहेंगे, ना कि ज़्यादा वुमेन, यानी वुमेन को इक्वल राइट्स नहीं दिए जाते हैं पार्लियामेंट में भी। लोग देखते हैं, और 1/3 सीट्स इन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ पंचायत एंड म्यूनसिपालिटीज़ आर नाउ रिजर्व फॉर द वुमेन। 1/3 सीट को रिजर्व किया गया, प्रोवाइड किया गया लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ को इन पंचायत और म्यूनसिपालिटीज़ इलेक्शन में, इसकी भी रिजर्वेशन दी गई वुमेन के लिए जो कि नहीं थी। द वुमेन्स रिजर्वेशन बिल, वुमेन्स का रिजर्वेशन बिल जो कि पास हुआ, जो कि बहुत दिन से पेंडिंग में था। फाइनली और इन 2023 नारी शक्ति वंदन में पास हुआ, और वुमेन्स को राइट्स पार्लियामेंट में राइट्स मिले। अधिनियम वुमेन रिजर्वेशन एक्ट, अधिनियम वुमेन रिजर्वेशन एक्ट 2023 के तहत वुमेन्स को के लिए बिल पास किया गया, जिससे 33% रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सीट वुमेन होगा लोकसभा में, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑल्सो दिल्ली असेंबली इसमें होगा 33.3%। अब मैं आपको एक माइंड मैप देती हूँ। जैसे कि हम लोग क्या पढ़ते हैं, डिफरेंट बिटवीन सेक्स एंड जेंडर रिलीजन पढ़े थे। तो जेंडर इज़ नॉट अ नेचुरली, जेंडर जो होता है नेचुरली और अनचेंजेबल नहीं होता है। सेक्सुअल डिवीजन ऑफ द लेबर, ये हमारे लेबर के सेक्सुअल डिवीजन को भी क्रिएट करता है, और ये हमारे पब्लिक और प्राइवेट के डिवीजन को भी क्रिएट करता है। जैसे कि पब्लिक में केवल मेन रहेंगे, प्राइवेट में वुमेन आएंगे। और ये जेंडर एंड पॉलिटिक्स देखते हैं। पॉलिटिक्स रिप्रेजेंटेशन 1/3 सीट को रिजर्व किया गया लोकल बॉडीज़ के लिए, और वुमेन रिप्रेजेंटेटिव बिल पास किया गया जो कि 1/3 सीट लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव में वुमेन के लिए रिजर्व किया गया। डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द वुमेन देखते हैं, डिस्क्रिमिनेशन क्यों था। तो लिटरेसी रेट कम होने की वजह से, इक्वल पे फॉर द इक्वल वर्क, उन्हें इक्वल पे नहीं दिया जाता था उनके सेम वर्क के लिए। सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन, ज़्यादातर गर्ल्स को अबॉर्ट कर दिया जाता, जिसकी वजह से डिसबैलेंस क्रिएट हो जाता था। डोमेस्टिक वायलेंस भी उनके ऊपर किया जाता था। अब हम लोग देखेंगे जेंडर एंड पॉलिटिक्स, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक था ये वाला। जेंडर एंड पॉलिटिक्स क्या होता है, ये हमारे पॉलिटिक्स को रिप्रेजेंट करता, एक्सप्रेस करता है, एंड इम्प्रूव द रोल ऑफ, हमारे वुमेन के रोल को इम्प्रूव करता है पॉजिटिवली, ये पॉजिटिव होता है। अब रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स देखते हैं। रिलीजन आपको पता है धर्म होता है। सोशल डिवीजन इज बेस्ड ऑन द रिलीजियस डिफरेंट फेयरली वाइड स्प्रेड इन द वर्ल्ड टुडे, मतलब कि सोशल डिवीज़न जो होता है रिलीजियस की वजह से ही सोशल डिवीज़न हुआ है, और इसका जो है बहुत ज़्यादा स्प्रेड है इन
टुडे, हमारे आज के ज़माने में। अनलाइक द जनरल डिफरेंसेस, द रिलीजन डिफरेंसेस आर ऑफन एक्सप्रेस्ड इन द फील्ड और इन द पॉलिटिक्स। जैसे कि जो रिलीजियस डिवीज़न था वो हमारे पॉलिटिक्स को भी फेल करता था। जैसे कि फैमिली लॉ बनाए गए थे, फैमिली लॉ में 3 बार तलाक करने से डाइवोर्स हो जाता था। और जैसे कि प्रॉपर्टीज़ में आज भी है ये, वैसा एक बार चलाया गया था एक एक्ट, जैसे कि आफ्टर मैरिज गर्ल्स को प्रॉपर्टीज़ नहीं दी जाती थी। फादर के प्रॉपर्टी में से केवल उस पर राइट बॉयज़ के प्रॉपर्टीज़ पे रहता था। तो इसके लिए भी एक एक्ट चलाया गया था। अब हम लोग देखेंगे कम्युनलिज्म क्या होता है। एक आइडियोलॉजी होती है जो पीपल अपने रिलीजन को सुपीरियर मांगते हैं और दूसरे रिलीजन के कंपेयर में। और ये जो होता है हमारे डिस्क्रिमिनेशन करते, अपने रिलीजन को आप अच्छा कहेंगे और दूसरे रिलीजन को डिस्क्रिमिनेट करेंगे, उसके अगेंस्ट आप बोलेंगे, तो उसको हम लोग कम्युनलिज्म कहते हैं। द फॉलोअर्स ऑफ द पॉलिटिकलिज्म मस्ट बिलोंग, जो पॉलिटिकल फॉलोअर्स होते हैं वो एक ही कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। जैसे कि हम लोग एक प्लेस ले लें, अगर वहाँ पे चौधरी ज़्यादा हैं या यादव लेंगे, तो वो क्या कहते हैं, पॉलिटिकल लीडर उसी कास्ट के लोगों को स्टैंड करेंगे इलेक्शन में, तो वोट को ज़्यादा पाने के लिए। द फर्स्ट फंडामेंटल इंटरेस्ट आर द सेम, देयर फंडामेंटल इंटरेस्ट और सेम, उनके फंडामेंटल इंटरेस्ट सेम होते हैं। पीपल हु फॉलो टू द डिफरेंट रिलीजन कैन नॉट बिलोंग, जो डिफरेंट रिलीजन को फॉलो करता है वो सेम कम्युनिटी में नहीं आएगा, वो डिफरेंट कम्युनिटी में जाएंगे। डिफरेंट कम्युनिटीज़ आर सुपरफिशियल एंड इमिटेरियल। डिफरेंट कम्युनिटी जो होती है वो सुपरफिशियल होती है, इमिटेरियल होती है। देयर इंटरेस्ट आर बाउंडेड टू बी डिफरेंट एंड इन्वॉल्व टू द कॉन्फ्लिक्ट। उनके जो होते हैं इंटरेस्ट बाउंडेड होते हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जाते हैं, क्योंकि उनकी वो पॉपुलेशन कम होती है। State power is used and captured to the power work on their religion। मतलब कि अगर धर्म राजनीतिक में आए तो वो कौन सा रूप ले लेती है, तो हम लोग देखेंगे मस्ट कॉमन एक्सप्रेशन ऑफ द कम्युनलिज्म इन्वॉल्व्स टू द रिलीजियस प्रीजुडिशियस स्टेरियोटाइप सुपीरियरिटी अदर वन। मतलब कि जब ज़्यादातर कॉमन एक्सप्रेशन हमारे कम्युनलिज्म को इन्वॉल्व करता है, तो हमारे रिलीजियस को अपने रिलीजियस को ज़्यादा सुपीरियर मानता है एज़ कम्पेयर टू द अनदर रिलीजियस। और इफ़ यू बिलोंग टू द रिलीजन इट्स गुड बट यू ट्राई टू द आप अगर अपने रिलीजन का धर्म पे विश्वास करते तो ये अच्छा है, लेकिन आप अगर उस दूसरे धर्म का निरोध बोलते हैं, अपोज करते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं होती है। जैसे कि अब इलेक्शन में जीतने के लिए क्या होता है, कोई भी अगर हम ले लें टीम, तो वो रिलीजियस सिंबल का यूज़ करती है, तो ये हमारे अच्छा नहीं होता हमारे पावर को। मतलब कि ये एक कास्ट को रिप्रेजेंट करता है, जो कि हमारे इलेक्शन में ऐसा नहीं होना चाहिए। कम्युनिज्म मेजॉरिटी, जैसे कि मेजॉरिटी के कम्युनलिज्म होते हैं, जो होते हैं वो चाहते हैं मेजॉरिटी डोमिनेंस हो, इसीलिए वो लोग मेजॉरिटी डोमिनेंस को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। जो माइनॉरिटी लोग होते हैं वो सेपरेशन मांगते हैं, क्योंकि वो कम होते हैं तो उनकी डिमांडों को कोई सुनने वाला नहीं हो, इसलिए वो सेपरेशन मानते हैं। जब कम्युनिकेशन अपनी तरफ सीमा पर पहुंच जाता है, जब कम्युनिकेशन अपनी तरफ सीमा पर पहुंच जाता है, तो एक बहुत ही अगली फॉर्म ले लेता है, वायलेंस रियॉट्स ले लेता है। जैसे पाकिस्तान में हम लोग देखेंगे, जब सेपरेशन हुआ था तो हिंदू मुस्लिम को मार रहे थे, मुस्लिम हिंदू पे हमला कर रहे थे, तो ये बहुत ही अगली वायलेंस फॉर्म ले लिया था, और ये टोटली नेगेटिव होता है। आपको हमें कभी भी धर्म में पॉलिटिक्स को नहीं लाना चाहिए, धर्म से पॉलिटिक्स को दूर ही रखना चाहिए। और कंट्री इज़ बेस्ड ऑन द सेकुलर कंट्री, हमारा कंट्री जो है धर्मनिरपेक्ष है। मतलब कि हमारे कंट्री आफ्टर मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन द सेकुलर वर्ड वाज ऐड टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। धर्म और रिलीजियस को सेपरेट रखा गया सेकुलर स्टेट में, और हमारे सारे धर्म को इक्वल राइट्स दिए गए, किसी भी धर्म को हम लोग अपोज नहीं कर सकते। देयर वाज नो डिफरेंट ऑफिशियल रिलीजन
इंडियन स्टेट में या मतलब कि हमारे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन में कोई एक ऑफिशियल रिलीजन नहीं रिकॉग्नाइज किया गया है और कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गिव द स्पेशल, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी लैंग्वेज को स्पेशल लैंग्वेज नहीं देता है। यू कैन नॉट प्रोहिबिटेड द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द ग्राउंड ऑफ द रिलीजियस, मतलब कि आप जैसे कि आप रिलीजन्स को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। अगर किसी धर्म के नाम पर आप नाम पर जैसे कि किसी को आप वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं, अगेंस्ट उसके वर्क करते हैं, बलि देते हैं, सती प्रथा, पर्दा सिस्टम, ये सभी करते हैं तो इस पर एक स्ट्रिक्ट स्टेप लिया जाएगा। और ये जो होता है हमारे इसको हमें अपने इस स्टेट से अवॉइड करना चाहिए। जैसे कि कुछ रिलीजन्स होते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज है कुछ इस कंट्रीज़ के, जैसे पाकिस्तान का ऑफिशियल लैंग्वेज इस्लाम है और श्रीलंका का बुद्धिज़्म है, इंग्लैंड का क्रिश्चियनिटी जो भी हो। और ये अब हम लोग देखते हैं माइंड मैप, पीछे हमने जितना पढ़ा उसका माइंड मैप हम लोग देखेंगे। रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स, ये जो होता है हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। हम लोग देखें आइडिया ऑफ कम्युनलिज्म, कम्युनलिज्म का क्या आइडिया था। रिलीजन जो होता है बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल्स एंड द कम्युनिटी, सोशल कम्युनिटी पे बेस्ड होता है। डिफरेंट रिलीजन कैन नॉट लिव, अलग अलग रिलीजन्स के पीपल एक साथ नहीं, डिफरेंट रिलीजन्स कैन नॉट लिव टुगेदर, वो साथ में नहीं रह सकते एज इक्वल सिटीजन इन आवर कंट्री। हम लोग देखेंगे फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म, कम्युनलिज्म के क्या क्या फॉर्म होते हैं। रिलीजियस सुपीरियरिटी, अपने रिलीजियस को ज़्यादा सुपीरियर मानना। मेजॉरिटी जो होगा वो मेजॉरिटेरियन डोमिनेंस को मानेगा, और जो माइनॉरिटी होगा सेपरेशन मानेगा अपने पॉलिटिकल यूनिट से। और पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन को भी करेगा, ये लीड करेगा, जैसे कि लोगों को इकट्ठा करेगा, रिलीजियस पीपल को मिनॉरिटी में। सेकुलर स्टेट क्या होता है, जैसे कि हमारे स्टेट में कोई भी स्टेट रिलीजन को ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं दिया गया है। स्टेट एंड रिलीजन, हमारी स्टेट और रिलीजन्स को सेपरेट रखा गया है। और प्रैक्टिस्ड ऑन द प्रोपोगेट एनी रिलीजन, मतलब कि हमारे किसी भी रिलीजन को मतलब कि एक सुप्रियर नहीं किया गया कि आप ये रिलीजन फॉलो करिए। इंडिया में कोई भी ऐसा रिलीजन नहीं है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ऑफिशियल या स्पेशल लैंग्वेज कहे। नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन, के बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है हमारी सोसाइटी में। अब हम लोग देखेंगे कास्ट एंड पॉलिटिक्स, जाति और नैतिकता, प्रजातंत्र। कुछ जेंडर जो होता है लार्जली पॉजिटिव होगा, जैसे जेंडर का डिवीज़न हम लोग देखे थे वो अच्छा होता है। और हम लोग रिलीजन का डिवीज़न देखेंगे पॉलिटिक्स में तो अच्छा नहीं होता है, क्योंकि जब रिलीजियस का डिवीज़न करेंगे तो लोगों को अलग अलग धर्म में बांटना सोसाइटी को ये हमारे धीरे धीरे ख़राब कर देगा। हम लोग कास्ट के बेसिस पे देखेंगे तो ये भी पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, तो हम लोग इसको देखेंगे। आप देखते हैं अनलाइक जेंडर एंड द रिलीजन कास्ट डिवीज़न इन द स्पेशल, मतलब कि जेंडर रिलीजन डिवीज़न जो है स्पेशल है इंडिया में, मतलब कि ये डिवीज़न होना स्पेशल नहीं है, मतलब कि जेंडर और रिलीजन का डिवीज़न केवल इंडिया में ही पाया जाता है होता है, तो इसलिए स्पेशल किया गया। अगर हम लोग अनदर स्टेट में देखेंगे तो वहाँ पे कास्ट के बेसिस पे डिवीज़न होता है, वर्क के बेसिस पे, लेकिन हमारे इंडिया में रिलीजन और कास्ट के बेसिस पे डिवीज़न भी होता है, इसलिए इसको स्पेशल कंसिडर किया गया। In most societies, caste are very rigid and says to adopt their offspring jobs, but now the, मतलब कि जो ये कास्ट होता है मतलब उसमें आता था अगर आप कोई आपके पेरेंट्स जॉब कर रहे हैं आफ्टर देयर डेथ एंड यू शुड अडॉप्ट दैट जॉब, आपको खुद क्या कर सकते ये नहीं होता था, आपको वही जॉब करना रहता था, ये कास्ट सिस्टम में आता है। लेकिन अब ये चेंज हो गया, आपको जो मन होता है आप वो उस फील्ड में जा सकते हैं। कास्ट सिस्टम को हम लोग देखेंगे, कास्ट सिस्टम जो कि बनाया गया था थ्रू द ब्राह्मण अपर क्लास, तो ये ब्राह्मण थे, ऊपर आते हैं ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और शूद्र। और जैसे कि इन सब में
ब्राह्मण सबसे ऊंची जात होती है, फिर ये और जो आउट कास्ट थी वो जैसे कि अनटचेबिलिटी को प्लेस करती थी। कास्ट सिस्टम वाज बेस्ड ऑन द एक्सक्लूसिव डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द आउटकास्ट ग्रुप। कास्ट सिस्टम जो है एक एक्सक्लूसिव डिस्क्रिमिनेशन है कास्ट सिस्टम के, आउटकास्ट सिस्टम के ग्रुप के अगेंस्ट। मतलब कि यहाँ पे जो आउटकास्ट सिस्टम रहते, जो छोटी जात के लोग रहते थे, मीन्स एस एंड एस टी, अगर उन्हें बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं परेशान किया जाता था। अगर वो नल से पानी पी लेते थे तो उन्हें बहुत मारा जाता था। अगर रास्ते में कोई ऊंची जात का इंसान जाया करता था और उसकी नज़र ये शूद्र या आउटकास्ट के पे पड़ जाती थी तो वो मानता था कि ये अच्छा नहीं है। वो अछूत मानते थे उन लोग को, ऐसा पानी पीने का अधिकार नहीं था। बहुत सारी इन सभी के अगेंस्ट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने फाइट किया था। वो बहुत लड़े थे वो लोअर कास्ट के लिए, जिसको उन्होंने दलित और हरिजन नाम से भी डिनोट किया था। दिस वॉज चेंज। अब ये जो जातिवाद था ख़त्म तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ तो चेंज हुआ है। जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है हमारा, वैसे लार्ज स्केल पे अब अर्बनाइजेशन हुआ है। जब अर्बनाइजेशन होगा, शहरीकरण होगा, तो लिटरेसी रेट में हमारे ग्रोथ आया। जब लिटरेसी रेट बढ़ा तो एजुकेशन बढ़ा, लोग नोशन ऑफ कास्ट करने लगे, हायरार्की एंड ब्रेकिंग डाउन हायरार्की जो थी हमारी वो कम होने लगी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया प्रोविडेड एनी कास्ट बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा इंडिया जो भी प्रोविडेट करने लगा किसी भी कास्ट को डिस्क्रिमिनेशन के बेस्ड पे। और वो जो होता है लेट द फाउंडेशन ऑफ द पॉलिसीज एंड रिवर्स द इनजस्टिस एंड द कास्ट। कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारा कास्ट के अगेंस्ट बहुत सारे कदम उठाया है, उन्हें इक्वालिटी देने की पूरी ट्राई किया है। कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारा सारे कास्ट को इक्वालिटी दिया जाता है। एट नाउ डे अनटचेबिलिटी डिड नॉट, लेकिन आज भी अनटचेबिलिटी का ख़त्म नहीं हुई है। लोग आज भी ऊंच नीच भेदभाव करते हैं, ये टोटली ख़त्म नहीं हुआ है। आज भी छोटे जाति को परेशान किया जाता है। कास्ट इन पॉलिटिक्स क्या होता है? जाति कास्ट इन पॉलिटिक्स मतलब कि जाति के बेस पर समुदाय बना है जो कि कास्टिनिज्म को भी लीड करता है। कास्ट जो होता है वेरियस फॉर्म ऑफ पॉलिटिक्स होता है। जैसे कि हम लोग देखेंगे कास्ट को समझते हैं। जैसे एक एरिया है, यहाँ पे कोई एक कास्ट के लोग ज़्यादा रहते हैं। अगर कोई लीडर इलेक्शन में खड़ा होता है तो अगर उसको इस एरिया को ऑक्यूपाई करना, विन करना है इस एरिया को, तो वो क्या करेगा, इसी कास्ट ग्रुप के लीडर को यहाँ पे वो इलेक्शन में खड़ा करेगा, जिससे कास्ट के ग्रुप वाले कास्ट को ही वोट दे, जिससे उसकी मेजॉरिटी बढ़े। और हमारा जो है वोटिंग सिस्टम जो है पूरा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पे बेस्ड है। 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, जिससे कहा ये पता चलता है कि हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक है और लोगों को इक्वल राइट दी जाती है। इसके फॉर दिस रीजन क्या कहते हैं पिछड़े लोग, लोअर कास्ट, दलित, हरिजन also get the participate in the election decision making MLAs and MPs. It seems like the elections are all about to the caste and nothing else, but this is the form of from tree। मतलब कि जो होते हैं कोई भी पर्सन इलेक्शन में कास्ट के बेसिस पे नहीं जीत सकता। जैसे कि इफ़ यू लुक द इन द कॉन्स्टिट्यूशन विच कास्ट ऑफ द पीपल आर मोर देन यू स्टैंड दैट। यही जैसा कि मैंने बताया, आप देखेंगे उस एरिया में कैसी हालत है, कहाँ किस कास्ट के लोग ज़्यादा हैं, तो आप उसी के बेसिस पे लोग अपने कैंडिडेट को खड़ा करेंगे। पॉलिटिक्स इन कास्ट हम लोग देखते हैं। समुदाय कास्ट में पॉलिटिक्स कैसे खेली जाती है, कास्ट के बेसिस पे पॉलिटिक्स कैसे खेली जाती है। तो कास्ट केम इन द पॉलिटिक्स विन द इलेक्शन। कास्ट को पॉलिटिक्स में क्यों लेके आया जाता है इलेक्शन को विन करने में। और ये जो पॉलिटिकल लीडर होते हैं वो कास्ट के बेसिस पे लोगों को एक दूसरे में खूब लड़ाते हैं अंदर ही अंदर। और ये जो होते हैं पॉलिटिकल पार्टी अंदर ही अंदर ये लोग एक गेम खेलते हैं अगेंस्ट द कास्ट। एवरी कास्ट ग्रुप वांट टू जॉइन एवरी कास्ट ब्राह्मण। जैसे कि सभी कास्ट के ग्रुप जो होते हैं वो अपने सपोर्ट को बढ़ाना चाहते हैं। जैसे एक ब्राह्मण है तो 3-4 तरह के ब्राह्मण होते हैं, उसमें स्टेप्स ऑफ डिवीजन होता है कास्ट। तो ये सब एक साथ आएंगे क्योंकि ब्राह्मण को ही सपोर्ट करेगा, क्षत्रिय को, शुद्ध को शुद्ध। ये बेसिकली ट्रूथ है।
अगर आप अच्छा करते हैं तो ये क्या करेगा, अपने सपोर्ट को इंक्रीज करेगा। 2 और मोर पॉलिसीज ग्रुप कम टुगेदर, पॉलिटिकल ग्रुप कम टुगेदर फॉर द सपोर्ट, मतलब कि 2 अलग अलग कास्ट ग्रुप के लोग साथ में आ जाते हैं इलेक्शन को जीतने के लिए। जैसे 2 लोग, अगर 2 अलग कास्ट के लोग यहाँ हिंदू और मुस्लिम आएंगे तो इसका जो वोट होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, दोनों का मिल जाएगा तो वोट ज़्यादा हो जाएगा। भले हिंदू और मुस्लिम की आइडियोलॉजी अलग होती है, लेकिन वो लोग 2 कास्ट का यूज़ करते हैं टू इंक्रीज देयर सपोर्ट। ये हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा है, तो हम लोग देखते हैं। मैनी न्यू कास्ट ग्रुप कम इन द पॉलिटिकल लाइफ टू द बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड कास्ट। बहुत ढेर सारे नए कास्ट ग्रुप लेके आए गए पॉलिटिकल पार्टी में, जैसे बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड कास्ट, मतलब कि बैकवर्ड पिछड़े कास्ट को कहा जाता है। अगर हम लोग देखेंगे तो कि पॉलिटिकल पार्टी में आने का रीज़न क्या है। बीएसपी बहुजन समाज पार्टी एक पार्टी थी जो कि सारे कास्ट, ये पार्टी प्रॉमिस की थी कि सारी कास्ट ग्रुप को इक्वालिटी प्रोवाइड करेगी, और एक खासकर SC ST एंड दलित शेड्यूल कास्ट, दलित, इन सबके सपोर्ट को बढ़ाएगी, उनको इक्वालिटी, उनका जो शोषण किया जाता है दलित का, उन सब में रोक लगाएगी। तो एब्सोल्युटली बहुजन समाज पार्टी ने ऐसा किया भी था। तो चलिए इसका मैं माइंड मैप दे देती हूँ आपको। माइंड मैप है कास्ट इन पॉलिटिक्स, कास्ट एंड पॉलिटिक्स, कास्ट इन कास्ट, पॉलिटिक्स इन कास्ट, यहाँ पे पॉलिटिक्स इन कास्ट रहेगा। तो कास्ट इन पॉलिटिक्स हम लोग देखते हैं। कास्ट कंपोजिशन ऑफ वोटर्स, मतलब कि कास्ट जो होता है वोटर्स को, वोट के लिए कंपोज किया जाता है, और ये कास्ट जो होता है सेंटिमेंट को भी अपीयर करता है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिफरेंट, अलग तरह के का रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। कास्ट फाइंड द प्लेस, कास्ट किसी भी कास्ट के पीपल का अपना गवर्नमेंट में प्लेस कर सकते हैं। MP MLAs बाय द वन पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू। ये जो होता है एक यूनिक सिस्टम, यूनिक टू द इंडिया होता है, जैसा कि पीछे मैंने आपको बताया था। इनकॉपरेटिंग नेबरिंग और द सबऑर्डिनेट, मतलब कि ये अपने नेबरिंग को इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो बिगर यूनिट को फॉर्म करने कोलिशन में आ रहा है विद अनदर कास्ट। न्यू कास्ट ग्रुप फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड कास्ट, जो कि न्यू कास्ट ग्रुप ऐड किए गए थे, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड क्लास। तो पॉलिटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं, पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है। ये हमें रिप्रेजेंटेशन और डिसएडवांटेज ग्रुप्स को प्रोवाइड करता है बिकॉज इट फॉर। और ये जो निगेटिव क्यों है पॉलिटिकल एक्सप्रेशन, जैसे कि ये केवल हमारे कास्ट पे फोकस करता है, ना कि हमारे इश्यूज, इम्पोर्टेंट इश्यूज, पॉवर्टी, करप्शन, डेवलपमेंट पे फोकस करता है। और हम आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैंने कुछ एफ़र्ट दिया है, तो आपको अगर ये समझ में आया होगा तो आप प्लीज़ ये 4 क्वेश्चन मैंने दिए हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा क्या पूछा जाएगा इसमें, सेकुलरिज्म पूछा जाता है, तो आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा।